हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान का पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे, जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दो ध्रुव थे, दोनों ध्रुवों में से एक ध्रुव का अंत हो गया तो एक ही ध्रुव बचा, वो बचा हमारे पास अमेरिका, जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था थी। अब समकालीन जो विश्व है, आज का जो विश्व है, उसमें अमेरिका का वर्चस्व किन किन चीजों पर है, कहाँ कहाँ है, अमेरिका अपना वर्चस्व कहाँ कहाँ बनाए हुए है, हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका परिचय देंगे कि ये है क्या। हमने देखा कि शीत युद्ध के अंत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा और दुनिया में कोई उसकी टक्कर नहीं ले सका, अर्थात उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं बचा, क्योंकि जो दूसरी महाशक्ति थी साम्यवादी सोवियत संघ, उसका विघटन हो गया और साम्यवादी जो शासन प्रणाली थी वो समाप्त हो गई। उसी की समाप्ति के बाद अमेरिका अकेला वर्चस्व में रहा और अपने प्रभुत्व को बनाए रखा। हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर के अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभार की इस कथा की शुरुआत हम घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा उभर कर वर्चस्व की अवधारणा के सहारे इन प्रभुत्व की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की जांच परख के बाद हम देखेंगे कि अमेरिका से निपटने के लिए भारत के पास नीतिगत विकल्प क्या है, अर्थात अमेरिका से भारत किस तरह से निपट सकता है। अध्याय के अंत में हम इस बात पर विचार करेंगे कि अमेरिका वर्चस्व के सामने क्या कोई चुनौती आन खड़ी है या क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं। आयशा, जाबूर, आंद्रे, 3 पात्र लेते हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाते हैं। इनकी कहानी पढ़ेंगे विस्तार से ताकि हम जान पाए कि अमेरिका वास्तव में वर्चस्वशाली देश है। बगदाद के छोर पर कायम स्कूल, एक छोटा सा स्कूल है, उसमें एक आयशा नाम की लड़की पढ़ाई लिखाई करती है और वो बड़ी ही अव्वल दर्जे की है। उसने सोचा था कि आगे किसी विश्वविद्यालय में डॉक्टरी की पढ़ाई करूंगी। सन 2003 में उसकी एक टांग जाती रही। यह एक ठिकाने में अपने दोस्तों के साथ छुपी हुई थी और तभी हवाई हमले में दागी हुई एक मिसाइल उसके ठिकाने पर आ गई। आयशा अब फिर से चलने फिरने लगी। अब भी उसकी योजना डॉक्टर बनने की ही है, लेकिन तब ही जब विदेशी सेना उसके देश को छोड़कर चली जाए। डरबन, जो दक्षिणी अफ्रीका का एक शहर है, वहां का रहने वाला जाबू एक प्रतिभाशाली कलाकार है। उसकी चित्रकारी पर पारंपरिक जनजातीय कला का गहरा असर है। उसकी योजना आर्ट स्कूल में पढ़ने और इसके बाद अपना स्टूडियो खोलने की है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि जाबू MBA करे और परिवार का व्यवसाय संभाले, क्योंकि इस समय अमेरिका जो है व्यावसायिक रूप से आगे है, बढ़ोतरी में है। तो सभी पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चे को व्यवसाय में ले जाना चाहेंगे ताकि वो अच्छा लाभ कमा सके। व्यवसाय फिलहाल मंदा चल रहा है और जाबू के पिता सोचते हैं कि वह परिवार के व्यवसाय को फायदेमंद बनाएगा। युवा आंद्रे पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। उसके माँ बाप बतौर आप्रवासी रूप से आए थे। चर्च जाते वक्त जब वह नीली जींस पहनता है तो उसकी माँ आपे से बाहर हो जाती है और कहती है कि जींस पहनना हमारे
हमारी संस्कृति में नहीं है। वह चाहती है कि औंद्रे चर्च में सभ्य और शालीन दिखाई दे। औंद्रे अपनी माँ को बताता है कि मुझे जीन्स कूल लगती है, अर्थात जब मैं जीन्स पहनता हूँ तो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता हूँ और जीन्स पहनकर उसे आज़ादी का अनुभव होता है। औंद्रे के पिता उसकी माँ को याद दिलाते हैं कि हम लोग भी लेनिनग्राद यानी रूस में रहते हुए थे जवानी के दिनों में, तब जीन्स पहनते थे और उसी कारण से जिससे आज औंद्रे पहन रहा है, अर्थात हमें भी जीन्स कंफर्टेबल लगती थी इसलिए हम भी पहनते थे। औंद्रे की अपनी माँ से बहस हुई। हो सकता है जाबू को वह विषय पढ़ना पड़े जिसमें उसकी दिलचस्पी नहीं। इससे अलग आयशा की एक टांग जाती रही और उसका सौभाग्य है कि वह जीवित है। हम इन समस्याओं के बारे में एक साथ चर्चा कैसे कर सकते हैं? हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा हमें जरूर करना पड़ेगा। हम इस अध्याय में देखेंगे कि ये तीनों एक न एक तरीके से अमेरिकी वर्चस्व का शिकार हैं। आयशा, जाबू और औंद्रे की चर्चा पर हम फिर लौटेंगे, लेकिन पहले इस बात को समझेंगे कि अमेरिका वर्चस्व की शुरुआत कैसे हुई और आज यह विश्व में कैसे असरमंद है। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो ध्रुव सामने आए। सोवियत संघ जो था साम्यवादी प्रणाली की अगुवाई कर रहा था और अमेरिका पूंजीवादी प्रणाली। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ और उसके 15 देश स्वतंत्र हो गए, उस समय एक प्रणाली साम्यवादी प्रणाली का अंत हो गया और सिर्फ पूंजीवादी प्रणाली अर्थात अमेरिका वर्चस्व में रहा। हम अपनी चर्चा में संयुक्त राज्य अमेरिका की जगह ज्यादा लोकप्रिय शब्द अमेरिका ही करेंगे, लेकिन यहाँ यह याद रखना उपयोगी होगा कि अमेरिका शब्द से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका नामक दो महाद्वीपों का अर्थ ध्वनित होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका मात्र के लिए अमेरिका शब्द का प्रयोग खुद में उस वर्चस्व का प्रतीक है जिसे हम इस अध्याय में समझने की कोशिश करेंगे। नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सबसे पहला हमारा पॉइंट रहेगा नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत। सबसे पहले हम नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत का अध्ययन करेंगे। इसमें सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्यचकित रह गया कि जब विश्व में दो महाशक्तियां मुकाबले पर होती हैं और एक महाशक्ति का विघटन हो जाता है तो दूसरी महाशक्ति वर्चस्व के रूप में उभर कर आती है और ये बात सभी को आश्चर्यचकित कर देती है, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत या कहें कि बढ़ी हुई ताकत के साथ कायम रहता है। इस तरह जान पड़ता है कि अमेरिका के वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, सोवियत संघ के अंत के साथ ही हुई, जब एक ताकत के रूप में सोवियत संघ अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से गायब हो गया। एक हद तक यह बात सही है, लेकिन हमें इसके साथ साथ दो और बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात यह कि अमेरिकी वर्चस्व के कुछ पहलुओं का इतिहास 1991 तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं पीछे दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के समय 1945 तक जाता है। इस पहलू के बारे में हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरी बात, अमेरिका ने 1991 में वर्चस्वकारी ताकत की तरह बर्ताव करना शुरू नहीं किया था। दरअसल यह बात ही बहुत बाद में जाकर शुरू हुई कि दुनिया वर्चस्व के दौर में जी रही है। आइए हम उस प्रक्रिया की चर्चा करें
जिससे अमेरिकी वर्चस्व की जड़ों को ज्यादा गहरे तक जमा दिया गया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी कर लिया। 1990 के अगस्त में इराक ने कुवैत पर हमला किया और बड़ी तेजी से उस पर कब्जा भी कर लिया। इराक को समझाने बुझाने की तमाम कोशिशें जब नाकाम रही तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग किया। शीत युद्ध के दौरान ज्यादातर मामलों में चुप्पी साध लेने वाले संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह एक नाटकीय फैसला किया था, क्योंकि जो शीत युद्ध चल रहा था तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो चुकी थी, लेकिन उसने कोई भूमिका नहीं निभाई। उसने न तो सोवियत संघ को कुछ कहा न अमेरिका को, चुप ही रहा। लेकिन इस घटना में सोवियत संघ ने कुवैत का साथ दिया और उसे मुक्त कराने की बात कही। इसके बाद अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी। इसी घटना को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई व्यवस्था की संज्ञा दी। 34 देशों की मिली जुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के विरुद्ध मोर्चा खोला और उसे परास्त कर दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के इस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो एक हद तक अमेरिकी सैन्य अभियान ही था। एक अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वार्टकोव ने इस सैन्य अभियान के प्रमुख थे और 34 देशों की इस मिलीजुली सेना में 75% सैनिक अमेरिका के ही थे। इतनी मात्रा में सैनिक एक देश से होने पर पूरा वर्चस्व उसी देश का हो जाता है। पर हालांकि इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन का ऐलान था कि वह 100 जंगों की एक जंग साबित होगा, लेकिन इराकी सेना जल्दी ही हार गई और उसे कुवैत से हटने पर मजबूर होना पड़ा। प्रथम खाड़ी युद्ध से ये बात जाहिर हो गई कि बाकी देश सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे हैं और इस मामले में प्रौद्योगिकी के धरातल पर अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। बड़े विज्ञापनी अंदाज में अमेरिका ने इस युद्ध में तथाकथित स्मार्ट बमों का प्रयोग किया। इसके चलते कुछ पर्यवेक्षकों ने इसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। इस युद्ध को टेलीविजन पर व्यापक कवरेज हुई और यह एक वीडियो गेम वार के नाम से जाना गया। दुनिया भर से अलग अलग जगहों पर दर्शक अपनी बैठक में बड़े इत्मीनान से इस युद्ध को देख रहे थे कि इराकी सेना किस तरह धराशायी हो गई। यह बात अविश्वसनीय जान पड़ती है, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध में मुनाफा कमाया। कई रिपोर्टों में कहा गया कि अमेरिका ने जितनी रकम इस जंग को जीतने में खर्च की, उससे कहीं ज्यादा रकम उसे जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों से मिली थी। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा क्लिंटन का दौर। अमेरिका में क्लिंटन का दौर। प्रथम खाड़ी युद्ध जीतने के बावजूद जॉर्ज बुश 1992 में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार विलियम जेफरसन बिल यानी क्लिंटन से राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए। हालांकि उसने इराक को युद्ध में हराया था और कुवैत को आजाद करा लिया था, फिर भी वह हार गया। क्लिंटन ने विदेश नीति की जगह घरेलू नीति को अपने चुनाव प्रचार का निशाना बनाया। बिल क्लिंटन 1996 में दोबारा चुनाव जीते और इस तरह से
8 सालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। अमेरिका में 4 साल राष्ट्रपति पद रहता है, भारत में यह 5 साल है, लेकिन अमेरिका इसको 4 साल में ही चुनाव कराता है राष्ट्रपति के भी। तो 2 बार रहने के कारण बिल क्लिंटन वहां पर 8 साल तक रहे। क्लिंटन के दौर में ऐसा जान पड़ता था कि अमेरिका ने अपने को घरेलू मामलों तक सीमित कर लिया है, क्योंकि क्लिंटन घरेलू उत्पाद को बढ़ाना जरूरी मानता था और विश्व के मामलों में उसकी भरपूर संलग्नता नहीं रही, अर्थात विश्व मामलों में उसने कोई दखलंदाजी नहीं दी। विदेश नीति के मामले में क्लिंटन सरकार ने सैन्य शक्ति और सुरक्षा जैसी कठोर रणनीति की जगह लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नरम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बहरहाल क्लिंटन के दौर में भी अमेरिका जब तब फौजी ताकत के इस्तेमाल के लिए तैयार दिखा। इस तरह की एक बड़ी घटना 1999 में हुई। अपने प्रांत कोसोवो में यूगोस्लाविया ने अल्बानियाई लोगों के आंदोलन को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की। कोसोवो में अल्बानियाई लोगों की बहुलता है। इसके जवाब में अमेरिकी नेतृत्व में नाटो के देशों ने यूगोस्लावियाई क्षेत्रों पर 2 महीने तक बमबारी की। स्लोबोदान मिलोसेविच की सरकार गिर गई और कोसोवो पर नाटो की सेना काबिज हो गई। क्लिंटन के दौर में दूसरी बड़ी सैन्य कार्रवाई नैरोबी यानी आज जो केन्या है और दरेसलम जो आज तंजानिया है के अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के जवाब में 1998 में हुई। अतिवादी इस्लामी विचारों से प्रभावित आतंकवादी संगठन अल कायदा को इस बमबारी का जिम्मेदार ठहराया गया। इस बमबारी के कुछ दिनों के अंदर राष्ट्रपति क्लिंटन ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश दिया। इस अभियान के अंतर्गत अमेरिका ने सूडान और अफगानिस्तान के अल कायदा के ठिकानों पर कई बार क्रूज मिसाइलों से हमले किए। अमेरिका ने अपनी इस कार्रवाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की अनुमति लेने या इस सिलसिले में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह नहीं की। अमेरिका पर आरोप लगा कि उसने अपने इस अभियान में कुछ नागरिक ठिकानों पर भी निशाना साधा, जबकि इनका आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं था। पीछे मुड़कर अब देखने पर लगता है कि यह तो सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद हम वर्णन करेंगे 9/11 और आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध 9/11 की घटना। अमेरिका में महीने को तारीख से पहले लिखा जाता है, अतः यह है 11 सितंबर की घटना मानी जाती है। 11 सितंबर 2001 के दिन विभिन्न अरब देशों के 19 अपहरणकर्ताओं ने उड़ान भरने के चंद मिनटों बाद 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर कब्जा कर लिया। अपहरणकर्ता इन विमानों को अमेरिका की महत्वपूर्ण इमारतों की सीध में उड़ाकर ले गए। 2 विमान न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से टकराया। तीसरा विमान वर्जीनिया के अर्लिंगटन स्थित पेंटागन से टकराया। पेंटागन में अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय है। चौथे विमान को अमेरिकी कांग्रेस का मुख्य इमारत से टकराना था, लेकिन यह पेंसिल्वेनिया के एक खेत में गिर गया। हम हमले को 9/11 कहेंगे। अमेरिका में क्योंकि महीने को तारीख से पहले लिखा जाता है, इसीलिए इसका संक्षिप्त रूप 9/11 है। जैसा कि भारत में इसे 11/9 लिखा जाएगा, यानी 11
सितंबर। इस हमले में लगभग 3000 व्यक्ति मारे गए। अमेरिकियों के लिए यह दिल दहला देने वाला अनुभव था। उन्होंने इस घटना की तुलना 1814 और 1941 की घटनाओं से की। 1814 की घटना क्या थी? 1814 में ब्रिटेन ने वाशिंगटन डीसी में आगजनी की थी और 1941 में जापानियों ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जहां तक जान माल की हानि का सवाल है तो अमेरिकी जमीन पर यह अब तक की सबसे गंभीर हमला था। अमेरिका 1776 में एक देश बना और तब से उसने इतना बड़ा हमला नहीं झेला था। 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरन कदम उठाए और भयंकर कार्रवाई की। अब क्लिंटन की जगह रिपब्लिकन पार्टी के जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति थे। ये पूर्ववर्ती राष्ट्रपति HW बुश के पुत्र थे। क्लिंटन के विपरीत बुश ने अमेरिकी हितों को लेकर कठोर रवैया अपनाया और इन हितों को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सभी के खिलाफ चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अल-कायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी ही उखड़ गए, लेकिन तालिबान और अल-कायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं। 9/11 की घटना के बाद से अब तक इनकी तरफ से पश्चिमी मुल्कों में कई जगहों पर हमले हुए हैं। इससे इनकी सक्रियता की बात स्पष्ट हो जाती है। अमेरिकी सेना ने पूरे विश्व में गिरफ्तारियां की। अक्सर गिरफ्तार लोगों के बारे में उनकी सरकार को जानकारी नहीं दी गई। गिरफ्तार लोगों को अलग थलग देशों में भेजा गया और उन्हें खुफिया जेलखानों में बंद कर दिया गया। क्यूबा के निकट अमेरिकी नौसेना का एक ठिकाना ग्वांतानामो बे में है। कुछ बंदियों को वहां रखा गया। इस जगह रखे गए बंदियों को न तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की सुरक्षा प्राप्त है और न ही अपने देश या अमेरिका के कानूनों की। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों तक को इन बंदियों से मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके बाद हम करेंगे इराक पर आक्रमण। इराक पर आक्रमण 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। अमेरिकी अगुवाई वाले कालिएशन ऑफ विलिंग्स यानी आकांक्षियों के महाजोट में 40 से ज्यादा देश शामिल हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इराक पर इस हमले की अनुमति नहीं दी थी। दिखावे के लिए कहा गया सामूहिक संहार के हथियार बनाने से रोकने के लिए इराक पर हमला किया गया। जब तहकीकात हुई, छानबीन हुई तो इराक में इस प्रकार का कोई ठिकाना नहीं मिला। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि हमले के मकसद कुछ और ही थे, जैसे इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम रखना। सद्दाम हुसैन की सरकार तो चंद रोज में ही जाती रही, लेकिन इराक को शांत कर दिया। शांत करने में अमेरिका सफल नहीं हो सका। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्णव्यापी विद्रोह भड़क उठा। अमेरिका के 3000 सैनिक इस युद्ध में मारे, जबकि इराक के सैनिक कहीं ज्यादा बड़ी संख्या में मारे गए।
एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी हमले के बाद से लगभग 50,000 नागरिक मारे गए। अब यह बात बड़े व्यापक रूप में मानी जा रही है कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में इराक पर अमेरिकी हमला सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल सिद्ध हुआ। क्या होता है वर्चस्व का अर्थ? हम यहाँ वर्चस्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि वर्चस्व का अर्थ क्या है। वर्चस्व का अर्थ है हर क्षेत्र में बढ़ोतरी, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में अन्य देशों के मुकाबले आगे निकलना, ये है वर्चस्व। अब हम यहाँ बात करेंगे कि वर्चस्व किन किन रूपों में अमेरिका का है। पहला रूप, सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका का वर्चस्व। सैन्य शक्ति के रूप में अमेरिका वास्तव में बाकी देशों से आगे है। उसकी सेना बाकी देशों की सेना से बहुत ज्यादा है और उसके पास प्रौद्योगिकी होने की वजह से एटम बम और ज्यादा जो बम हैं या जो भी युद्ध सामग्री है नई नई, वो सभी अमेरिका के पास है, जिसके कारण विश्व स्तर पर अमेरिका का वर्चस्व है। हम यहाँ डिटेल से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे कि अमेरिका किस प्रकार से सैन्य शक्ति के रूप में वर्चस्व का रोल अदा कर रहा है। हेगेमनी, हेगेमनी शब्द की जड़ें प्राचीन यूनान में हैं। इस शब्द से किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है। मूलतः इस शब्द का प्रयोग प्राचीन यूनान के अन्य नगर राज्यों की तुलना में एथेंस की प्रबलता को इंगित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हेगेमनी के अर्थ का संबंध राज्यों के बीच सैन्य क्षमता की बुनावट और तोल से है। हेगेमनी से ध्वनित सैन्य प्राबल्य का यही अर्थ आज विश्व राजनीति में अमेरिका की हैसियत को बताने में इस्तेमाल होता है। क्या आपको आयशा जाबू की कहानी याद है? वो आयशा जिसकी किसी अमेरिकी हमले में एक पैर जाता रहा और जिसने दोबारा से चलना शुरू किया। तो अब हम आगे उसकी कहानी के माध्यम से अमेरिका के वर्चस्व के बारे में बताएंगे।